हेलो लर्नर्स, कैसे हो सभी। मैं सत्यनारायण शर्मा अनअकैडमी से आपका हिंदी एजुकेटर। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। भले ही हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होगा, परंतु ये आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आज के हम वीडियो में लेखन खंड जो आपका है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेखन खंड में आपको पता ही होगा कि आपके 5 टॉपिक और 5 प्रश्न होंगे और 6 आपके टॉपिक होने वाले हैं। जो 5वां जो आपका टॉपिक है वो विकल्प के रूप में आपको ऑप्शनल 2 विकल्प मिलने वाले हैं, उनमें से आपको एक का चयन करने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, तो उन्हीं सभी को एक सिंगल वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपका जो हिंदी है वो विषय है, परंतु विषय के साथ ही ये आपकी एक भाषा भी है। परंतु आज हमें भाषा से ज़्यादा इसको एक विषय के रूप में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये आपको 100 अंक देने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे जो आपके विषय है जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हिंदी विषय भी आपके लिए है, क्योंकि ये भी अन्य विषयों की तरह ही आपको 100 अंक प्रदान करने वाला है। इसके बारे में देखते हैं कि आप जो CBSE क्लास 10th है, CBSE जो आपका क्लास 10th है उसके अंदर हिंदी को 2 तरह से पूछा जाता है। कुछ CBSE राज्यों में हिंदी कोर्स A आता है, तो कुछ CBSE राज्यों में कोर्स B आता है। कोर्स A कोर्स A जो आपका है उसमें अगर बात करें तो उसके अंदर क्षितिज और कृतिका आपका क्षितिज और जो कृतिका आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका भी भाग 2 लिया जाता है। क्षितिज और कृतिका भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक के रूप में ली जाती है और ये RBSC में भी ली जाती है। RBSC जो राजस्थान बोर्ड है उसके अंदर भी क्षितिज और कृतिका नामक किताब ही चलती है। जबकि कोर्स B जो आपका है कोर्स B उसके अंदर स्पर्श और संचयन भाग 2 आपके पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग ली जाती है। तो ये तो एक सामान्य चर्चा हुई, परंतु आज जो आपकी विशेष चर्चा है वो आपके लेखन खंड पे होने वाली है, क्योंकि लेखन खंड जो आपको 22 अंक देने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब्जेक्टिव है तो इसके अंदर लिखना बहुत होगा आपको, तो लिखने से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई बच्चा लिखने से डरता है तो उसी डर को आज इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने वाले हैं। लेखन खंड में आपको पता होगा कि आपके 5 विषय ग्रहण किए गए हैं। पहला है आपका अनुच्छेद, दूसरा आपका पत्र लेखन, दूसरा आपका पत्र लेखन, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा, ईमेल इत्यादि आपके लेखन खंड के अंदर गिने गए हैं। ये आपको ओवरऑल अगर बात करें तो 22 अंक आपको देने वाले हैं। कितने अंक देने वाले हैं? 22 अंक। ये आपको कंप्लीट 22 अंक जो 22 नंबर आपको देने वाले हैं, उनमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद आपका 5 अंक आपको देने वाला है, सूचना आपको 4 अंक देने वाली है, पत्र आपको 5 अंक देने वाला है, विज्ञापन आपको 3 अंक देने वाला है, और लघु कथा जिसके विकल्प में आपको ईमेल लेखन भी मिला है, दोनों में से आप एक लिख सकते हो, तो ये आपको 5 अंक देने वाला है। इस तरह से संपूर्ण जो लेखन खंड है वो आपको 22 अंक देने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अपन विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। आखिर अनुच्छेद लेखन है क्या? अनुच्छेद एक निबंधकाई प्रारूप है, निबंधकाई सूक्ष्म रूप है। निबंध के अंदर किसी एक विषय, किसी एक टॉपिक के ऊपर विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाती है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उप विषय भी होते हैं, विषय के साथ ही उप विषय होते हैं, और उन सभी उप विषयों के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना होता है। देखा जाए तो निबंध लेखन में शब्द सीमा भी काफ़ी अधिक होती है, परंतु अनुच्छेद एक सिंगल पैराग्राफ या फिर आवश्यकता अनुसार 2 पैराग्राफ में आपको वर्णित की जाने वाली एक सूक्ष्म सामग्री है।
उस विषय से संबंधित एक सूक्ष्म चर्चा है, जिसमें आपका जो विषय के इर्द गिर्द जो संपूर्ण चर्चा है वो समाप्त हो जानी चाहिए। तो उसी के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद लेखन में आपको पता होगा कि अगर मैं अनुच्छेद की परिभाषा की, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक सूक्ष्म रूप से अपन देख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन की परिभाषा आखिर क्या है अनुच्छेद। क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में अगर सामान्य जानकारी होती है तो आप उस विषय के बारे में अच्छे से वर्णन और ज़्यादा कर सकते हो। तो अनुच्छेद क्या होता है? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, किसी भी एक विषय के बारे में जो आपके मन में जो भाव आ रहे हैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं, जिसको आप पैराग्राफ भी बोल सकते हो। अनुच्छेद एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में वर्णित किया जाने वाला एक लेखन खंड है, जिसके बारे में किसी भी एक विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। अनुच्छेद के अंदर अगर मैं दूसरी अनुच्छेद की अगर सामान्य परिभाषा आपके सामने रखूं तो इसमें यूं भी कहा जा सकता है, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त मतलब छोटे से छोटा, कम से कम शब्दों में किंतु सार गर्भित, गागर में सागर आपको अनुच्छेद में करना होगा, गागर में सागर अर्थात कम शब्दों में, कम वाक्य समूहों में आपको बहुत ज़्यादा अर्थ देने वाले वाक्य या बहुत ज़्यादा अर्थ देने वाले कंटेंट का यूज़ करना होता है, जिसके अंदर सार गर्भित और अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली को प्रस्तुत किया जाता है उसे ही आप क्या कह देंगे? अनुच्छेद लेखन कह देंगे। आगे देखते हैं। अनुच्छेद के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अनुच्छेद लेखन में आपको कुछ जो बातें हैं उन बातों का विशेष अगर यदि आप ध्यान देते हो तो आपका अनुच्छेद काफ़ी अच्छा होने वाला है और पूर्ण अंक आपको देने वाला है। अनुच्छेद में सबसे पहले रूपरेखा और उसके संकेत बिंदु। आपको पता होगा कि प्रत्येक अनुच्छेद के विषय के बाद या प्रश्न के बाद उसमें कुछ पॉइंट जो सब विषय आपको उप विषय के रूप में दिए जाते हैं, सब टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो उन उप विषयों को आपको विस्तार से समझना है और उन उप विषयों के आधार पे आपको एक लेखन की शुरुआत करनी है, एक अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद विषय के किसी एक ही पक्ष में वर्णन करना है। आपको किसी एक विषय को ध्यान में रखते हो उसके पक्ष में या विपक्ष में आपको विस्तार से वर्णन करना है। भाषा शैली अनुच्छेद की जितनी हो सके आप सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली आपको रखनी है, क्योंकि अनुच्छेद का मेन लक्ष्य ही यही होता है कि जो अनुच्छेद को पढ़ रहा है उसे आपके द्वारा वर्णित विषय के बारे में विस्तार से उसके मस्तिष्क में जो आने वाले विचार हैं या शंकाएं उनका समाधान आपके माध्यम से हो जाए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। कभी कभी देखा जाता है कि मान लीजिए ये आपका कॉपी का पेज है, उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लाइनों का जो वर्णन किया है, उन्हीं लाइनों को 5-6 लाइनें के बाद वापस घुमा फिरा के उनको रख दिया जाता है। वो ये सोचते हैं कि इनको बार बार रखने से आपकी जो शब्द सीमा है वो बढ़ गई है, परंतु शब्द सीमा बढ़ी नहीं है। हो सकता है आपके यही कारण आपके नंबर कम भी करवा दे। अनावश्यक विस्तार से बचें। आपको अनुच्छेद कोई बड़ा नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप जितना बड़ा अनुच्छेद लिखोगे उतने ही आपको अंक मिलने वाले हैं। अनुच्छेद में मुख्य मुख्य बातों का समावेश किया जाता है। जितना आपसे पूछा जाए उतने ही अंक, उतने ही शब्द सीमा के अनुसार आपको आपका अनुच्छेद लिखना होता है। शब्द सीमा का जो अभी आपने देखा था कि विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक रूपता का मतलब होता है कि आपका जो अनुच्छेद है जिस विषय पर वर्णित है आपको उसी के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। ये नहीं कि पहली लाइन में किसी अन्य विषय के बारे में या कोई अलग ही बात चल रही जबकि दूसरे या तीसरी लाइन में कोई बात ही बिल्कुल बदल जाए। इस बातों का आपको विशेष रूप से अनुच्छेद में ध्यान रखना है। और अनुच्छेद का जो अंत है उसका विशेष ध्यान रखना है कि अनुच्छेद का अंत आपके ऊपर वर्णित की हुई संपूर्ण सामग्री का सार होना चाहिए। आपने ऊपर 8 से 10 लाइनों में जो भी वर्णन किया है उन तमाम चर्चाओं का या उस तमाम पूरी जो चर्चा है उसका सार रूप में आपको अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष के रूप में देना है। निष्कर्ष एक प्रॉपर टॉपिक नहीं बनाना है, आपको उसी के अंत में उन लाइनों का वर्णन समावेशित करना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। कि अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है।
अनुच्छेद में वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। जो आपका टाइटल है उसमें एकता होती है कि उसी के बारे में आपकी चर्चा होनी चाहिए। अप्रासंगिक बातों को इसमें प्रयोग नहीं लिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद में किसी वाक्य, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से घटित होते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध होता है और उन्हीं संबंध को ध्यान में रखते हुए आपके वाक्य का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र होता है जबकि पूर्ण रचना है। ये नहीं कि आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध तो पूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे उपविषय भी होते हैं, तो अनुच्छेद तो केवल एक ही विषय है तो ये पूर्ण नहीं हुआ। अनुच्छेद भले ही 8 से 10 लाइनों का ही होता है, परंतु ये एक पूर्ण विषय माना जाता है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, अनावश्यक बात इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। अनुच्छेद की प्रत्येक लाइन अपना एक महत्व रखती है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद के प्रारंभ में जो लाइनें होगी वो अनुच्छेद के विषय के बारे में सामान्य चर्चा देते हुए, मध्य की लाइनों में उसके बारे में विचार करना है, उसके बारे में वर्णन करना, जबकि अंत में आपके द्वारा ऊपर वर्णित तमाम जो पंक्तियां हैं उनका सारांश आपको वर्णन करना है। आगे बात करते हैं कि एक यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद में आपको पता होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये आपका एक विषय है। अब इस विषय के बारे में आपको एक अनुच्छेद बनाना है, तो आप कितना बना दोगे? जैसे टाइम, समय का सदुपयोग, ये भी इसका उपविषय या एक दूसरा इसका नाम हो सकता है। इसके बारे में आपको सबसे पहले अनुच्छेद लिखने से पहले आपको उन बातों का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में आपको एक ही पैराग्राफ में वर्णन करना है। अनुच्छेद लिखने का जो आप प्रारंभ करते हो उससे पहले उसके विषय के बारे में आप गहनता से विचार कर लीजिए, उसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि यदि आपने अनुच्छेद का विषय पढ़ते ही उस पर लिखना प्रारंभ कर दिया तो हो सकता है 3 से 4 लाइनें लिखने के बाद आपका जो विषय या आपका कंटेंट है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हो कि अब क्या लिखें, क्योंकि अब कोई विचार ही नहीं आ रहा है। तो पहले आप उसके बारे में जो आपके उपविषय दिए गए उन प्रत्येक उपविषय से आप 2 से 3 लाइनें आपके मन में सोच लीजिए कि आपको इस उपविषय पे ये बातें वर्णन करनी है। हाँ, उन तमाम जो लाइनें हैं, उन तमाम जो पंक्तियों को आपको एक ही पैराग्राफ में वर्णन करना है, परंतु वो सारी एक दूसरे से संबंध होनी चाहिए। ये नहीं कि दोनों सारी लाइनें एक दूसरे से अलग अलग जा रही हो। जैसे यहाँ पे समय का महत्व, उसके ऊपर एक अनुच्छेद दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता है। सामान्य लाइन है, आप इस तरह की वर्णन कर सकते हो। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल नहीं होता है। यदि एक बार जो आपका समय निकल जाए तो उसके बाद किया गया कार्य कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता है। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है वह दैनिक कार्य समय पर भी करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल और उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होइए बहुरी करेगा तब। इसके अंदर ये बताया कि जो कल करने वाला कार्य है उसको हमें आज ही संपन्न कर लेना चाहिए, और जो आज वाला है उसको अभी करें, क्योंकि अगले वाले पल क्या हो किसी को पता नहीं है। इसमें आपको एक बात देखने को मिली होगी कि आप यदि किसी बात को विस्तार से ना बताकर उसको सूक्ष्म में आप बताना हो तो आप कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा भी आप अनुच्छेद में प्रयोग कर सकते हो, परंतु ये याद रखिएगा कि वो लोकोक्ति, वो मुहावरा आपके विषय से संबंधित होना चाहिए, उसका अर्थ कहीं ना कहीं आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। समय एक एक पल बहुत मूल्यवान है, बीता हुआ पल वापस लौटकर बिल्कुल नहीं आता है। इसीलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसमें कहीं ना कहीं आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित भी आप उसमें वर्णन कर सकते हैं। अब
इसमें आप विद्यार्थी जीवन का इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद विद्यार्थी हो। यदि इसी विषय पर कोई और व्यक्ति लिखता है तो वो उसके समय अनुकूल या उसकी स्थिति के अनुसार वो वर्णन करेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आपको नियमित अध्ययन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय आपका बीत गया है उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही क्या है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। तो इन 9 लाइनों का यदि आप लिखते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन 9 लाइनों को 11 से 15 के बीच आपका आ सकता है। कुछ हैं जिनका जो लेखन स्टाइल है, जहाँ मान लीजिए आप ये शब्द है तो इस शब्द को हल्का सा यदि आप बड़ा लिखते हो तो हो सकता है आपके एक लाइन में कम अक्षर माते हो, कम शब्द का उसमें समावेश होता हो, आपके एक लाइन में कम ही शब्द आ पाते हो। तो इस तरह से उस बात का ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छा अनुच्छेद लिखना है। तो आगे बात करते हैं। इसी तरह से एक और आपके लिए अनुच्छेद दिया गया है, अभ्यास का महत्व। इसी तरह से अन्य भी आपके जो विषय है वो आपके लिए वर्णित है। बहुत सारे विषयों पर आपको अनुच्छेद पूछा जा सकता है। मुख्य विषय कोरोना, जो अभी एक महामारी के रूप में आपको परेशान करने आई थी, उसके अलावा भी जो आपके दैनिक विषय हैं उनसे संबंधित भी आपको कुछ बातें आपके दिमाग में पहले से पढ़ के जाना है। किसी भी विषय से संबंधित आपको निबंध या अनुच्छेद, जो आपके आने वाला अनुच्छेद, वो पूछा जा सकता है। आगे यदि निरंतर अभ्यास, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, किया जाए, यदि आपका निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। यदि व्यक्ति डेली एक प्रैक्टिस करता है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकता है। इस बारे में आपको बताना है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि तो दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास से क्या सीख लिया था? धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक माने गए थे, निरंतर अभ्यास के द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बनी हुई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं तो लगातार अभ्यास से आप उन तमाम कठिन विषयों को भी आसानी से अवबोध कर लेते हैं, जान सकते हैं, जिनको जानने में आपको बड़ी तकलीफ हो रही होती है। जैसे एक पत्थर, जो कठोर पत्थर है, उसके ऊपर भी यदि रस्सी बार बार आती जाती है तो उस पर भी वो काट देती है, उस पर भी वो अपना निशान छोड़ देती है। उसी तरह से निरंतर और लगातार किया हुआ अभ्यास है वो आपको एक उत्तम विद्यार्थी, जीवन में एक उत्तम व्यक्ति आपको बना सकता है। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे। अब देखो, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका जो विद्यार्थी जीवन है उससे संबंधित वर्णन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला है, जो प्रश्न आपको मिल रहा है, उसमें जो लिखने वाला जो बैठा हुआ है वो एक विद्यार्थी है। तो कहीं ना कहीं उस विद्यार्थी के आधार पर आपको वर्णन करना है। तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी एक विद्वान बन सकता है, यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करता है तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा। वे सब सरलता से उस विषय को के अंदर अच्छी कुशलता प्राप्त कर सकता है, उस विषय के बारे में आसानी से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी। अब इस तरह से यहाँ पर भी एक मुहावरा आपके यहाँ पे प्रयोग या लोकोक्ति कह सकते हो, वो प्रयोग की गई है। ये इसका सार भी कह सकते हैं। तो आप देखिए अंत में जो लाइनें हैं उनके अंदर आपका जो मुख्य विषय है उस विषय का सारांश आपके यहाँ पे ले लिया गया है। प्रारंभ में कहीं ना कहीं जो प्रारंभ की जो पंक्तियां हैं उनमें आपका जो मुख्य विषय है उस विषय की स्टार्टिंग की गई है, उस मुख्य विषय का प्रारंभ किया गया है। और प्रारंभ हमेशा उसके बारे में सामान्य चर्चा या सामान्य जानकारी देते हुए ही होता है। आगे कंप्यूटर के बारे में है। इस तरह से आपको कई
अन्य विषय मिलेंगे जिनके बारे में आप अनुच्छेद लिखने की एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला जो हमारा विषय है वो है आपका पत्र लेखन, कि आखिर पत्र लेखन क्या है, आखिर पत्र लेखन क्या है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पत्र लेखन जो आपका लेटर राइटिंग है, आपको पता होगा कि ये आपको 5 अंक देने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो है पत्र का प्रारूप, वो है आपका पत्र का प्रारूप। जो आपका पत्र का जो फॉर्मेट है उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पत्र के फॉर्मेट का आपको विशेष ध्यान रखते हुए आपको एक पत्र लेखन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रारूप में का भी आपको अंक मिलने वाला है। पत्र में आपका प्रारूप महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं। पत्र लेखन जो आपको पता होगा कि 2 तरह से होते हैं, जैसा कि आगे अगली स्लाइड पे आप देख भी सकते हो। आपका जो पत्र लेखन है वो 2 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक है आपका औपचारिक, एक है आपका अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो आपका पत्र है उसको आप फॉर्मल जो आपका लेटर है वो कह सकते हैं, जबकि अनौपचारिक आप उसे इनफॉर्मल कह सकते हो। जो आपका फॉर्मल अर्थात औपचारिक जो पत्र है उसमें किसी कार्यालय, किसी संस्था से संबंधित पत्र, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे वो शिकायत पत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक पत्र हो, चाहे सूचना पत्र हो, इस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं। जबकि इनफॉर्मल जो आपका अनौपचारिक पत्र है ये आपका पारिवारिक पत्र है। और पारिवारिक अर्थात परिवार के किसी सदस्य, चाहे वो आपका मित्र भी आपका एक पारिवारिक सदस्य ही माना जाएगा, आपके मित्र को हो, आपके माता पिता भाई बहन, उनको आपके बारे में सामान्य जानकारी हो, चाहे वो बधाई हो, चाहे वो आमंत्रण या निमंत्रण या कोई शोक संदेश हो, इसका इसके अंदर वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र में आने वाले विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर औपचारिक पत्र क्या क्या है। औपचारिक पत्र में आपके आता है प्रार्थना पत्र, औपचारिक में आपके आता है प्रार्थना पत्र, औपचारिक में आपके आता है शिकायत पत्र, औपचारिक में आपके आता है शिकायत पत्र, औपचारिक में आपके आता है आवेदन पत्र, औपचारिक में आपके आता है व्यावसायिक पत्र, औपचारिक में आपके निवेदन पत्र, जो लेटर टू एडिटर इत्यादि आप जो बोलते हो इंग्लिश में, वो निवेदन पत्र इत्यादि आपके पत्र के प्रारूप हो सकते हैं। जबकि जो आपका अनौपचारिक है वो वैसे आपके आ नहीं रहा है, फिर भी आपके बधाई पत्र, बधाई के बाद आमंत्रण, दो मिनट, आमंत्रण पत्र, इसी का ही दूसरा नाम है निमंत्रण पत्र। आमंत्रण अथवा निमंत्रण पत्र भी इसी में आता है। उसी के अलावा सामान्य सूचना पत्र भी, मतलब आपके बारे में सामान्य सूचना देनी है ना, मनी ऑर्डर मंगवाना है, या पिता माता भाई बहन और जो आपके मित्र हैं उनको कोई पत्र इसमें हो सकता है। अब आपको पत्र के बारे में सामान्य जो आवश्यक अंग है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि पत्र में आपको एक तो भेजने वाले का पता होना चाहिए
चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो। औपचारिक पत्र में भी होता है, अनौपचारिक में, परंतु जो आपका औपचारिक पत्र है उसमें मुख्य रूप से भेजने वाले का पता हमेशा होना चाहिए। सामान्यतया पत्रों में बाईं ओर किनारे पर पत्र लेखक अपना पता लिखता है ताकि पत्रोत्तर में सुविधा हो, कि आखिर जो पत्र जिसके पास पहुंच रहा है उसको सुविधा हो। पत्र भेजने की तिथि ये आपको लिखनी है। उसके बाद संबोधन इत्यादि, अभिवादन इत्यादि आपको वर्णन करना ही है। और अभिवादन में तिथि के नीचे आपको जो, अगर मैं अनौपचारिक पत्र की बात करूं तो अनौपचारिक पत्र में आपका उनसे जो रिश्ता है, आप जिसको पत्र लिख रहे हो उनसे आपका रिश्ता और आपकी उम्र इत्यादि को आधार ध्यान में रखते हुए आपको एक अनौपचारिक पत्र में आपको जो संबोधन है वो लिखना है। चाहे वो जैसे आप प्रिय पिताजी, उसके नीचे सादर चरण स्पर्श। अगर आपका मित्र है तो प्रिय मित्र, सादर प्रेम। अब ये दोनों सादर चरण स्पर्श और सादर प्रेम, ये दोनों में अंतर कैसे आया? क्योंकि वहाँ वो आपके पिताजी थे, यहाँ आपका मित्र है, दोनों अलग अलग रिश्ते हैं, तो इस तरह से आपका संबोधन भी इस तरह से आधारित अलग अलग बदल जाएगा। अब देखो, विषयों का उल्लेख जो आपका मैसेज बॉडी है वो आपका हो जाएगा। इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जिसमें 2-3 के अवकाश हो सकता है, आपका सामान्य पत्र हो सकता है, इसका वर्णन आपको करना है। विषय सामग्री ये पत्र का एक मुख्य भाग होता है, इसमें सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। समापन जो आपका एंड है वो भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले अपने संबंधों का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्राय भवदीय या आपका नाम इत्यादि हस्ताक्षर आप कर सकते हो। पत्र पाने वाले का पता पत्र की समाप्ति पर भेजने से पूर्व पोस्ट कार्ड या लिफाफे का पत्र पर पाने का पता लिखा जाता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक पत्र लिखना है। देखो, पत्र लेखन में कुछ और बातें हैं जो आपको सामान्य ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि पत्र में आप आपकी भाषा शैली ना बताकर आप आपके विषय का एक सटीक वर्णन कर रहे हो, ताकि सामने वाला आपके विषय के बारे में विस्तार से समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। मान लीजिए आपका कोई प्रार्थना पत्र है। अब प्रार्थना पत्र में आप आपका राइटिंग स्किल वहाँ पे बताने लग गए कि, और आपका लिखा हुआ शब्द या आपके द्वारा वर्णित विषय सामने वाले को समझ में ना आए, तो आपके पत्र का महत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आपका पत्र तभी महत्वपूर्ण माना जाएगा जब सामने वाला आपके पत्र के विषय के बारे में समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप निवेदन कर रहे हो, आप आवेदन कर रहे हो, आप शिकायत कर रहे हो, आखिर आप सामने क्या वर्णन करना चाह रहे हो, इस बात का वो ध्यान में रखते हुए आपको आपके पत्र की भाषा शैली लिखनी है। उसके साथ ही देखो, पत्र में सरलता होनी चाहिए। पत्र में क्या होना चाहिए? मेन सरलता, संक्षिप्तता, शिष्टता और निश्चयात्मकता और पुनरुक्तिहीनता। इन 5 विषयों का इसमें समावेश होना चाहिए। अगर मैं पहले विषय की बात करूं, सरलता, तो पत्र की भाषा शैली इत्यादि सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से बोधगम्य हो। बोधगम्य अर्थात सामने वाले को अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए, जिससे पाठक पत्र का उद्देश्य, भाव स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र में जटिल और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर संक्षिप्तता की बात करें तो पत्र लिखते समय यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अपनी बात आपकी पूरी हो जाए। ज़्यादा लंबे पत्रों में निरस्ता प्रकट हो जाती है। सामने वाला आपके पत्र को पढ़ते पढ़ते ही अगर वो बोर हो जाए, उसको पढ़ने की जो उसकी रुचि है वो खत्म हो जाए, तो आपके पत्र का महत्व खत्म हो जाता है। तो पत्र को आपको इतना भी बड़ा नहीं करना है कि सामने वाला आपके पत्र में निरस्ता का भाव रख ले। शिष्टता, अगर पत्र लेखन में हमेशा ये याद रखना है कि उसमें शिष्टता महत्वपूर्ण है। फॉर्मल में, अब इनफॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही घरेलू जो पत्र है उसके अंदर एक भाषा की जो अशिष्टता है उसका प्रयोग करें। भाषा उसमें भी आपकी शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो पारिवारिक हो या कोई कार्यालयी पत्र हो, सब में आपकी जो भाषा है वो आपके अंदर के व्यवहार और आपकी तौर तरीकों को दर्शाता है कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो
आप किस तरह के कैरेक्टर, आपका जो चरित्र है वो किस तरह का है। कटु बातों को लिखते समय शिष्ट एवं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको किसी विषय के बारे में शिकायत करनी है, अब शिकायत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती कर दें। शिकायत का मतलब भी आपकी शिकायत भी प्रार्थनापूर्ण होनी चाहिए, शिकायत भी आपकी प्रार्थनापूर्ण तरीके से होनी चाहिए। उसी बात का ध्यान में रखते हुए आपको एक पत्र लेखन करना है। इसके अंदर निश्चयात्मकता होनी चाहिए कि पत्र लेखन में अपनी बातों में निश्चितता बनाए रखनी हो चाहिए, बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। आपकी बातें ही आप ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हो तो वो पत्र का आपका महत्व खत्म कर देती है। आप जिस बारे में वर्णन करना चाह रहे हो उस बारे में आपको विस्तार से और सही ढंग से वर्णन करना होता है। पुनरुक्तिहीनता का मतलब कुछ बातें जो पहले से बोली गई है उनको बार बार आपको पुनः प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके पत्र के महत्व को खत्म कर देता है। एक ही बात को एक बार ही आपको प्रयोग करना है, तभी वो प्रभावपूर्ण मानी जाती है। अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और आपके विषय भी जो आपका टॉपिक है 10th क्लास सीबीएसई में वो औपचारिक पत्र ही आ रहा है। वो आपको 5 अंक जो देने वाला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा कि औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर को कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो उसके अंदर फॉर्मेलिटी, सभ्यता जो होनी चाहिए उसके बारे में देखना होगा कि ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कहीं ना कहीं कोई संबंध हो या नहीं भी हो। कुछ मान लीजिए आपके फ्रेंड है, उनके पापा हैं, आप उनको कोई पत्र लिख रहे हो, परंतु वो एक संस्था प्रधान है, तब आप एक संस्था प्रधान को पत्र लिख रहे हो, ना कि आपके फ्रेंड के पिताजी को। वहाँ आपकी भाषा शैली उस संस्था प्रधान के अनुसार होनी चाहिए। आप उससे घरेलू तौर पे कैसे बात करते हो वो वहाँ पर मायने नहीं रखती है, परंतु आप उस समय स्थिति के अनुसार आपको उस संस्था प्रधान मानते हुए उन्हें आपकी भाषा शैली भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो भले ही उनसे हमारा निकट का रिश्ता नहीं होता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य हो सकते हैं, किसी संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, कार्यालय के अलावा आपके कोई अधिकारी हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकता है। इन तमाम श्रेणियों के जो व्यक्ति है, यदि उनको आप कोई पत्र लिख रहे हो तो उन्हीं के अनुसार आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। अब जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि आपका प्रार्थना पत्र हो सकता है, आवेदन पत्र हो सकता है, औपचारिक पत्र में कोई शिकायत पत्र हो सकता है, संपादकीय पत्र भी हो सकता है और व्यावसायिक पत्र भी हो सकता है। प्रार्थना पत्र जहां तक होगा आपसे प्रधानाचार्य या प्राचार्य इनको ही लिखने के लिए बोला जाएगा। प्रार्थना पत्र में सामान्य किसी विषय के बारे में, आपकी समस्या के बारे में सामने वाले व्यक्ति से कोई ना कोई आपको प्रार्थना करनी होगी। आवेदन पत्र किसी संस्था में किसी भी एक विषय अथवा कोई नौकरी के लिए कोई पद यदि रिक्त है तो आप उस पद की पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हो और उसके लिए आप एक आवेदन कर रहे हो, तो उसी आवेदन पत्र को आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। शिकायत पत्र आपके कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसका कुछ दिनों से समाधान नहीं हुआ है, आप उसके बारे में पहले भी कोई बात बोल चुके हो परंतु अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आप शिकायत भी कर सकते हो। संपादकीय पत्र, इसके अंदर किसी एक विषय या एक मुद्दे के ऊपर आप किसी मैगजीन, किसी अखबार इत्यादि के जो संपादक हैं उनको उस विषय से अवगत कराते हुए आपके मन में उस विषय के बारे में जो विचार है उन विचारों का प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। व्यावसायिक पत्र, एक कार्यालय एक संस्था के द्वारा दूसरी कार्यालय दूसरी संस्था को या एक व्यक्ति के द्वारा एक संस्था को कोई भी पत्र लिखा जाता है तो वो व्यावसायिक पत्र में आता है। तो व्यावसायिक पत्र में संस्थाओं के द्वारा संस्थाओं को, संस्था प्रधान के द्वारा संस्था प्रधान को पत्र लिखा जाएगा। आगे देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके अनौपचारिक विषय, चाहे वो बधाई हो, चाहे वो शोक संदेश हो, सामान्य सूचना हो, माता पिता को अपने बारे में बताना हो, चाहे कोई मनी ऑर्डर हो, इन तमाम विषयों को रखा जाता है क्योंकि ये पारिवारिक मुद्दों पर
चर्चा है। और पारिवारिक मुद्दों पर की गई चर्चा भी पारिवारिक ही होती है, वो अनौपचारिक पत्रों में उसका समावेश किया जाता है। अनौपचारिक पत्र जो है वो पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के संबंध में कुछ जो दी गई जानकारी छात्रों के ज्ञानवर्धक मात्र के लिए दी गई है। ये पत्र आपके रिश्तेदारों के लिए हो सकते हैं, सगे संबंधियों से हो सकते हैं, मित्रों से संबंधित हो सकते हैं। चाहे आपके सगे संबंधियों को पत्र लिखने के लिए बोला जाए, चाहे परिवार के किसी सदस्य को लिखने के लिए बोला जाए, चाहे आपके मित्र को लिखने के लिए बोला जाए, पत्र लिखते समय पत्र पाने वाले से भली प्रकार आपका परिचित होना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। माता पिता को, पुत्र को, मित्र को, चाचा चाची, मामा मामी, जितने भी आपके रिश्ते हैं, उन तमाम रिश्तेदारों को पत्र इसी वर्ग में रखा गया है। और इसमें आपकी आत्मीयता, उनके प्रति आपका अपनत्व, आपका लगाव, वो तमाम उसके अंदर देखा जाता है। एक ये प्रारूप है, इसी प्रारूप के आधार पर हम देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि यहां पर आपको परीक्षा भवन लिखना है। यहां पर आपको क्या लिखना है? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन के बाद आपको जिस दिन पत्र लिखा गया है, जिस दिन पत्र लिखा गया है, ये जो भेजने वाला है उसका पता है, उसके बाद आपकी ये दिनांक, उसके बाद जो आपका पत्र का प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो भी संस्था प्रधान हो उनका नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका संस्था का नाम लिखना है। आपको यहाँ आपको क्या लिखना है? संस्था का नाम। उसके बाद संस्था का पता, क्या लिखना है आपको? संस्था का पता। और उसके बाद आपका विषय, जिस हेतु आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, जिस हेतु आप कोई भी औपचारिक पत्र लिख रहे हो, उस विषय का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। आगे महोदय, यदि आपने ऊपर जो प्रधानाचार्य या ऊपर स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग किया है तो आपका यहाँ पर भी शब्द बदलेगा, चाहे वो महोदय हो या महोदया हो। ऊपर जो आपका संस्था प्रधान है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे शब्द प्रयोग करना है। ये आपका संदेश होगा, जो आपका मैसेज बॉडी है वो आपका यहाँ पर वर्णन आपको कर देना है। उसके बाद आपका अंत, आपको धन्यवाद ज्ञापन करना है। धन्यवाद ज्ञापन आप सधन्यवाद लिख कर भी कर सकते हो, या फिर इसके लिए आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, ये बात बोलकर भी आप कर सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य बोल सकते हो यदि वो आपका स्कूल में आप पत्र लिख रहे हो, वरना आप प्रार्थी, वरना आप भवदीय, आप वर्णन मतलब भवदीय आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो। आपका नाम, आपका पद इत्यादि जो भी है, चाहे वो आप कक्षा के विद्यार्थी हो या आप एक नागरिक हो, तो आप सामान्य केवल नाम लिखकर आपका पत्र का समाप्ति कर सकते हैं। आपके यहाँ पे एक टॉपिक या एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपको जो एक औपचारिक पत्र भी लिखा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, जिसमें विज्ञान और गणित की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करानी है। मतलब आपका पाठ्यक्रम अभी पूर्ण नहीं हुआ है और आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए, तो उससे संबंधित आपको गणित और विज्ञान विषय की अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। तो उन अतिरिक्त कक्षाओं के लिए आपको एक प्रार्थना करनी है, और वो प्रार्थना आपके स्कूल के जो आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य उनको करनी है। तो करवाने का अनुरोध किया गया है, इसके लिए उचित कारण का आपको उल्लेख इसके अंदर कर देना है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि लिखना किसको है? प्रधानाचार्य को। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। 2 मिनट, सॉरी।
आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है। अब पत्र का जो प्रारंभ है वो किस तरह से करेंगे हम, कि सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर परीक्षा भवन, उसके बाद जो भी पता हो, जो भी आपके जो परीक्षा भवन का हो, वो आपको कभी कभी आपको प्रश्न में ही आपको कोई पता या कोई संस्था का नाम उसके साथ ही कोई पता दे सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आपका जो परीक्षा भवन के नीचे का जो पता है वो बनाना है। उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपका ये कोई भी एक संस्था हो सकती है। उसके बाद संस्था का आपको पता वर्णन कर देना है। उसके बाद देखिए विषय, तो विषय में आप देख रहे हैं कि विज्ञान और गणित विषय की अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन के संबंध में, इस तरह से आपको ये वर्णन कर देना है। आगे देखिए कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। इस तरह की कुछ लाइनें हैं जो आपको सभी आपके जो प्रार्थना पत्र है उनमें आप वर्णन कर सकते हो। हमारी कक्षा में गणित पढ़ाने के शिक्षक बीमारी के कारण, या कोई भी आपको उनको कारण बता देना है। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का लिखें, आप कोई भी एक विषय बता दीजिए जिसके कारण आपकी कक्षाएं अवरोधित या बाधित हुई है। तो अब उनसे आपको समाधान चाहिए, आपको उनको आपकी समस्या बतानी है और समस्या के बाद आपको उनका समाधान भी करने की प्रार्थना करनी है। महीने से स्कूल नहीं आए जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं, इसी तरह विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए शिक्षा निर्देशालय में बुला लिया गया है, जिससे वे महीने भर से स्कूल नहीं आए। आगे इस कारण हम छात्रों की दोनों विषयों की पढ़ाई बुरी तरह से अवरोधित हुई है, प्रभावित हुई है। हमारा कोर्स लगभग पूरा नहीं हो पाया है। अतः आपको इसमें इसे पूरा करवाने के लिए शीतकालीन अवकाश में अतिरिक्त कक्षाओं की आयोजन की आपको उनको क्या देनी है, रिक्वेस्ट करनी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारा अधूरा कोर्स पूरा करवाने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाने की कृपा करें, ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में आप अच्छे से आप अंक प्राप्त कर सकें। साथ में अंत में धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी, जो भी आप शब्द लिखते हैं उसके अनुसार आपको लिखकर आपके नाम, अब कभी कभी आपको पत्र में कोई नाम भी दे सकता है, तो आपको यही याद रखना है कि अंत में हस्ताक्षर के रूप में उसी नाम का आपको प्रयोग करना है। साथ में यदि आप स्कूल में हो तो क्लास और आपका वहाँ पर क्या पद है उसका आप वर्णन कर सकते हो। इसी तरह से एक अन्य जो आपके यहाँ पर पत्र के विषय दिए गए, आपको इन तमाम से एक एक पत्र की आपको अभ्यास करने की जरूरत है। एक बार आप इनके अभ्यास करके देखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना लेखन। सूचना लेखन भी आपके जो 10th क्लास है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखते हैं कि सूचना क्या होती है। सूचना एक नोटिस होती है, इसके अंदर किसी भी एक विषय के बारे में वहाँ के व्यक्तियों को एक सामान्य सूचना दी जाती है। उनको एक किसी विषय के बारे में जानकारी देना ही क्या है, सूचना है। तो जनसाधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा कोई प्रयोग होता रहता है। इन सुविधाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प विश्राम में अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। सूचना पट या अखबार इत्यादि के माध्यम से लोगों तक, जनसाधारण तक आपके जो समस्या है या कोई भी विषय उसके बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। सूचना लेखन में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूचना प्राय 3 या 4 वाक्यों में ही होनी चाहिए। आपका यदि विषय कोई बड़ा है तो आप कुछ ज़्यादा लाइनें लिख सकते हो, परंतु सामान्य सूचना 3 से 4 वाक्यों में आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। सूचना जितना हो सके सरल शब्दों में लिखी जाने चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण मर्यादित शब्दों में होनी चाहिए। सूचना की लिखावट थोड़ी सी पठनीय होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी लिखावट है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका लिखा हुआ ही सामने वाले को समझ में नहीं आया तो आपने भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, उसका महत्व खत्म हो जाता है। सूचना देने वाले का नाम और स्थान इत्यादि की सामान्य जानकारी भी उसमें अवश्य होनी चाहिए।
सूचना देने वाले का हस्ताक्षर और दिनांक का प्रयोग आपको करना है। आगे देखते हैं। ये आपके सामने एक सूचना प्रस्तुत की गई है। अब इस सूचना से पहले हम इसके थोड़े से प्रारूप के बारे में यदि बात करें तो सूचना आपको एक बॉक्स के अंदर लिखनी है। सबसे पहले आपको कोई भी आपकी जो संस्था है उस संस्था का नाम आप लिख सकते हैं। आप संस्था का नाम लिख सकते हैं। संस्था के बाद आपको एक सूचना शब्द आपको लिखना है। सूचना शब्द के बाद यहां पर आपका विषय आप वर्णन कर सकते हैं। और यदि आपके यहां पर या यहां पर जगह बचती है तो ठीक है, वरना दूसरी जो पंक्ति है उसमें आप दिनांक जो है वो आप वर्णन करनी है। दिनांक ये वाली जो होगी वो सूचना लिखने की दिनांक है, जिस दिन सूचना लिखी गई है। जबकि इसमें बाद में भी किसी विषय से संबंधित कोई दिनांक हो सकती है। ये दिनांक वो है जिस दिन के लिए सूचना दी जा रही है। अब यहां पर सभी जो भी आपका सूचना प्राप्त करने वाले लोग हैं, चाहे वो छात्र हो या किसी कॉलोनी के मेंबर्स हो, सभी अगर आपके यहाँ पर किसी विद्यालय से सूचना जारी की जा रही है, विद्यालय के छात्रों के लिए जारी की जा रही है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सभी छात्रों को। जबकि किसी एक कॉलोनी में अगर लिखी जा रही है तो सभी कॉलोनी के जो निवासियों को या फिर किसी शहर के तमाम नागरिकों को लिखा जा रहा है तो सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है। तो को सूचित किया जाता है कि इसके आगे 2 से 3 लाइनों में आपका जो सूचना का विषय है उसका आपको वर्णन कर देना है और अंत में सूचना जारी करने वाले का नाम आज्ञा से लिखकर आपको सूचना का समाप्ति करना है। हाँ, अगर आप चाहो तो किसी आयोजन से संबंधित यदि सूचना है तो आप यहां बीच में आयोजन की दिनांक और आयोजन का स्थान कि आखिर वो जो आयोजन है वो कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है, इसके बारे में भी आप सामान्य चर्चा कर सकते हैं। और अंत में आपको इस बॉक्स को बंद कर देना है। यह आपका एक उचित सूचना का प्रारूप हुआ। इसको अपन देखते हैं। ये एक सूचना का प्रारूप है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये संस्था का नाम है और इसके बाद ये सूचना शब्द है और ये आपका विषय है। विषय के बाद यहाँ हमने दिनांक का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर अब उनके सपनों को साकार करने के लिए विद्यालय के सामने वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने और वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय किया गया है। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे अपराह्न 12 बजे तक चलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नामांकन किसी भी अधो हस्ताक्षर के पास 28 तारीख जो 28 सितंबर है वहां तक अवश्य करा दें। उसके बाद यह आपका जो सूचना जारी करने वाला व्यक्ति है उनके जो हस्ताक्षर हैं, इस तरह से एक उचित सूचना आपके सामने हो जाएगी। अब आगे सूचना लेखन का दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर भी वही जो आपने पहले वाले में देखा था कि आपको सूचना में जिस संस्था के द्वारा सूचना जारी की गई है, जिस संस्था के द्वारा आपकी सूचना जारी की जा रही है, उस संस्था का नाम, संस्था का पता, सूचना शब्द जो वैसा का वैसा आपको प्रयोग करना है और रक्तदान या इत्यादि जो भी आपका विषय है उस विषय का आपको वर्णन करना है। आपको इधर दिनांक का प्रयोग आपको निश्चित तौर पे करना। सूचना हमेशा एक निश्चित बॉक्स में आपको बनानी है। सूचना के चारों ओर एक बॉक्स आपको अनिवार्य रूप से
बनाना है। इसमें भी पिछले वाले जो सूचना के जो उदाहरण की तरह इसमें भी बताया गया है। मान लीजिए आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती पर के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में, अब ये देखिए ये जगह का नाम है, तो सूचना आने वाले आयोजन जो प्रोग्राम होने वाला है वो कहां पर होगा, कितनी तारीख होगा, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी। तो आयोजन का स्थान तो आपको रखना ही होगा। तो भवन में एक रक्तदान शिविर जो आपका विषय है का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर जो भी आपका वर्ष हो तक अधो हस्ताक्षर के साथ अवश्य नामांकन करवा दें। अब जैसा कि पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया था कि यदि आपका कोई आयोजन है तो आयोजन का दिनांक, आयोजन का समय और आयोजन का स्थान, इन तीनों का आपको वर्णन कर देना है। आप जो आपका संस्था प्रधान है जिसके द्वारा ये सूचना दी जा रही है उनका नाम आप वहां या फिर आज्ञा से इधर भी आप लिख सकते हैं। अधिकतर में आप यहां लिखे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं। इसी तरह से सूचना के और भी कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए कॉलोनी के अंदर किसी विषय से संबंधित या आने वाले आयोजन से संबंधित कोई जानकारी हो, या आप मान लीजिए कोई योग का जो आयोजन होने वाला है, योग शिविर लगने वाला है, तो उसके लिए कॉलोनी के सभी सदस्यों को आप सूचना दे सकते हो। कॉलोनी में बिजली का बिल बकाया चल रहा है, उसके लिए आप सूचना दे सकते हो। इस तरह से कई विषयों संबंधित, आपकी विद्यालय में कोई चीज खो गई है उससे संबंधित आप विद्यालय के समस्त छात्रों को आप कोई सूचना दे सकते हो। इस तरह से आपकी कई सूचनाएं हो सकती है। प्रत्येक सूचना का आप निश्चित प्रारूप जो है उसका याद रखते हुए आपको एक सूचना बनानी है। अब आगे बात करते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन अगर अभी के समाज में देखा जाए या आधुनिक जमाने में देखा जाए तो विज्ञापन का बड़ा महत्व है। जो चीज दिखेगी वही चीज बिकेगी, ये जो मुहावरा है या ये जो उक्ति है ये कहीं ना कहीं विज्ञापनों पर आधारित है। कभी कभी विज्ञापन किसी विषय के बारे में इतना विस्तार से चर्चा कर देते हैं कि वो चीज भले ही मूल्यवान हो या ना हो, हमें बहुत मूल्यवान, हमें बहुत महत्वपूर्ण लगने लग जाती है। क्योंकि विज्ञापन जितना आकर्षक होगा उतनी ही आकर्षक आपकी वस्तु होने वाली है, उतनी ही जरूरत वस्तु की उत्पन्न होने वाली है। तो विज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको एक उचित विज्ञापन बनाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन किसी भी वस्तु इत्यादि के गुणों की जानकारी सरकारी अर्ध सरकारी संस्था द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई सरकारी संस्था हो, उसके द्वारा अपनी बात को आधिकारिक लोगों तक पहुंचाने के जो जिस माध्यम का प्रयोग लिया जाता है उसे ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन किसी संस्था के द्वारा उत्पन्न जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में तमाम जन जागृत या जन साधारण जो लोग हैं उन तक उस प्रोडक्ट के बारे में उन जो बात बताई जा रही है कि आखिर आपके प्रोडक्ट की क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या उसके अंदर की आवश्यकता भी बता सकते हैं, या फिर उसकी जरूरत कैसे लोगों तक हो सकती है, और उसके बारे में सामान्य जो जानकारी है वो आपको विज्ञापन में बतानी होती है। आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो ये भी आप विज्ञापन के माध्यम से बता सकते हो। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है तो वो कोचिंग संस्थान अपने विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं दे सकता है उसके बारे में, या विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए वो एक सुंदर सा विज्ञापन तैयार कर सकता है। आपका कोई साधन है, चाहे वो मोटर बाइक कुछ भी हो, उसको आपको बेचना है, उसके बारे में आप विज्ञापन बना सकते हो। आपका कोई भी वस्तु है उसको बेचने के लिए आप विज्ञापन बना सकते हो। इत्यादि विषयों पर आप विज्ञापन का वर्णन कर सकते हो। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोगों तक विषय की जानकारी पहुंचाना। इससे लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है, उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण और मूल्य परखने की सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक संस्था अपने जो प्रोडक्ट है
उसको बेचने के लिए अलग अलग तरह के और बहुत ही आकर्षक विज्ञापनों का निर्माण करती है। तो व्यक्ति उन विज्ञापनों के माध्यम से भी उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता निर्धारित कर सकता है। परंतु कभी कभी आपके द्वारा बनाए गए या किसी कंपनी या किसी संस्था के द्वारा बनाए गए विज्ञापन हमें भ्रमित भी कर सकते हैं, जो हमें वास्तविकता से दूर कर सकते हैं। तो विज्ञापन आपका सही और तर्क संगत होना चाहिए। विज्ञापन में दी गई संपूर्ण सूचना एकदम सत्य होनी चाहिए। इससे विक्रेता भी लाभ कमाते हैं। विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में, विज्ञापन में क्या होता है कि कम से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाना होता है। यही कारण है कि आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहां तक कि दीवारों तक रंगीन नजर आती है। और ये सारी चीजें विज्ञापन का ही रूप माना जाता है। आगे देखते हैं। विज्ञापन में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जो आपके विज्ञापन को अत्यंत आकर्षक और प्रभावी बनाने वाला है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी होनी चाहिए। तुकबंदी अर्थात उनमें एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए कि कम होने पर भी अधिक से अधिक वो आपको अर्थ प्रदान करे। जैसा कि सूचना में भी मैंने बोला था कि सूचना गागर में सागर इत्यादि की तरह होनी चाहिए। इसी तरह विज्ञापन भी आपका गागर में सागर अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ देने वाला होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट का आप विज्ञापन दे रहे हो, उसका आपको जो बनाया गया चित्र है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन में छूट, स्टॉक इत्यादि के बारे में भी आपको अवश्य जानकारी देनी चाहिए। या फिर इस तरह के जो शब्द है, चाहे वो छूट हो, स्टॉक सीमित हो, जल्दी करें इत्यादि शब्दों का आप विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। विज्ञापन बड़े शहरों में लिखा जाना चाहिए, विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से ही पढ़ा जा सके। विज्ञापन में लिए गए शब्दों की जो शैली है या शब्दों को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके, आसानी से उसको पढ़ सके। विज्ञापन में आप चाहें तो चित्रों का यदि प्रयोग करते हैं तो उनको आप रंगीन भी बना सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में आप विज्ञापन को रंगीन कैसे बनाएं? एग्जाम हॉल में आपको कलर वगैरह तो यूज करना नहीं है, तो आप विज्ञापन को कैसे रंगीन बना सकते हो? तो एग्जाम में आप दो तरह के पेन प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में आपको लिखना ब्लू पेन से ही है, परंतु आप ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो पेंसिल है वो भी आपका एक कलर का काम करेगी। आपके द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली पेंसिल है वो भी आपका क्या करेगी? एक कलर का काम करने वाली है। तो आप पेन और पेंसिल इन दोनों का प्रयोग से आप आपका विज्ञापन आकर्षक और रुचिकर बना सकते हो, जो आपको आसानी से नंबर दे सकता है। आप विज्ञापन में कुछ शब्द हैं या कुछ चित्र है उनका प्रयोग आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका विज्ञापन का विषय है, तो विज्ञापन के विषय को किसी बॉक्स में आप रख सकते हो। साथ ही कुछ विशेष हाईलाइट वर्ड है उनको आप इस तरह की डिजाइन आप बना सकते हो, या आपके द्वारा वर्णित की गई पंक्तियां उनको आप इस तरह से आप बना सकते हो। साथ ही और भी शब्द जैसा कि अभी बताया था, छूट, पहले आओ, पहले पाओ इत्यादि शब्दों का आप प्रयोग करके आप आपके विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक और ज्यादा प्रभावी आप बना सकते हैं। यहां पर एक मोबाइल फोन के लिए विज्ञापन बनाया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये फॉन्ट का हो रहा है। अगला वाला देखते हैं। देखिए, एक पेंसिल का आपको विज्ञापन दिया गया है। इसके अंदर पेंसिल, आप पेंसिल का एक डायग्राम बना सकते हो। पेंसिल से संबंधित आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हो और उसके बारे में जो इफेक्टिव शब्द है उनका प्रयोग कर सकते हो। चाहे आप ये राजस्थान का पर्यटन है, ये कार है, अब इसका आप विज्ञापन बना रहे हो तो इसके अंदर भी आप कोई भी जो कार है उसका सामान्य आप चित्र बना सकते हो। उससे संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ शब्द हैं जो आप लिख सकते हो। विज्ञापन में ज्यादा से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है,
आप कम शब्दों में भी आपका विज्ञापन बहुत ही ज्यादा प्रभावी, बहुत ही ज्यादा रुचिकर और इफेक्टिव बना सकते हैं। कोई कोचिंग संस्थान है, उसके लिए विज्ञापन यदि बनाना हो तो देखो शिक्षार्थी कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग संस्थान का नाम है, शिक्षा को समर्पित एकमात्र संस्थान। अब ये सामान्य चित्र है, वैसे देखा जाए तो ये सामान्य है, परंतु ये आपके विज्ञापन को रुचिकर और प्रभावी भी बना सकते हैं। आपका विज्ञापन याद रखिएगा, यदि किसी संस्था के लिए है तो विज्ञापन में उस संस्था का जो पता है वो भी वर्णन आपको करना है, क्योंकि आपका विज्ञापन जिस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा रहा है उस व्यक्ति को आपकी संस्था के बारे में भी वो सामान्य जानकारी देने वाला है। तो अपने बच्चों को हमें दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, हम करेंगे आपके सपनों का साकार, हम बनाएंगे उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। स्मार्ट क्लासेज, ये सारी आप उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसका आपको इसके अंदर वर्णन करना है। आगे देखिए, अब इस तरह का जो चित्र अगर आता है तो उसमें आप चाहें तो सामान्य कुछ शब्द यहां पर पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। मान लीजिए कार है, सेकंड हैंड है, बेचनी है, तो इसके बारे में सामान्य कि कितने साल चली हुई है, कब का मॉडल है, या कितना माइलेज देती है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, उनसे संबंधित भी आप चाहे तो आप सामान्य बातें बना सकते हैं। इसी तरह से कोई पुस्तक है, चाहे और कोई दूसरी प्रोडक्ट है, उसके बारे में अगर उसको बेचना है तो उसके बारे में जो उसकी खूबी है उनका आपको कम शब्दों में वर्णन कर देना है, ताकि सामने वाला उसको पढ़कर या उसको देखकर इतना ज्यादा आकर्षित हो जाए कि वो उसको खरीदने के लिए आ जाए। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका कहानी लेखन। कहानी लेखन, जिसको आप लघु कथा लेखन भी कहते हो। कहानी लेखन जिसे आप क्या कहते हो, लघु कथा लेखन। लघु कथा अर्थात किसी भी कथा का लघुतम रूप। इसमें एक पात्र होना आवश्यक है और साथ ही लघु कथा का जो महत्व है तभी महत्व है जब वो लघु कथा या कहानी कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करे। कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होनी आवश्यक है। तो लघु कथा में आपको बातें याद होनी चाहिए। देखिए, जीवन की किसी एक घटना को रोचक वर्णन करना ही क्या कहलाता है, कहानी लेखन कहलाता है या कथा लेखन कहलाता है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्य मनोरंजन भी हो सकता है, किंतु इससे कुछ ना कुछ शिक्षा भी अवश्य मिलती है। कहानी अर्थात जो आपका कथा है उसमें लिखते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो है आपका कि दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर आपको कहानी में कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई पद दिए होंगे या कोई ना कोई वाक्य दिए होंगे, जिसके आधार पे आपको एक कहानी का निर्माण करना है। वो पद कहानी का अंग हो सकते हैं, कहानी का भाग हो सकते हैं। तो दी गई रूपरेखा और संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक वर्णन करना है तो न ही किसी को कम वर्णन करना है। देखो, न अधिक संक्षिप्त लिखना है और न ही अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाकर लिखना है। जितना हो उससे संबंधित उतनी ही बातों का वर्णन करें जिससे आपकी कहानी रोचक और रुचिकर लगे। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका कहानी का आरंभ आकर्षक नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति आपकी कहानी को नहीं पढ़ेगा। तो कहानी का प्रारंभ रुचिकर होना चाहिए, साथ ही कहानी का आरंभ आकर्षक, और ताकि कहानी को पढ़ने वाले का मन उसको पढ़ने में लगा रहे। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं कि कहानी को उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक अवश्य देना होगा, क्योंकि कहानी का मुख्य जब शीर्षक है वही कहानी की जान होता है। कहानी का यदि शीर्षक प्रभावी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपकी कहानी को पूर्ण रूप से सुनने के लिए उतारू नहीं होगा। उसके मन में कहानी के प्रति जुड़ाव, जो लगाव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो कहानी का शीर्षक अगर प्रभावी होगा तो आपकी कहानी हर कोई सुनेगा, कहानी पर हर कोई ध्यान
देगा। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहानी आप मान सकते हो एक मूवी है, तो मूवी का टाइटल और मूवी के अंदर जो प्रयोग किए गए अंश है, जो भाग है, वो जितने ज्यादा प्रभावी होंगे उतनी ही ज्यादा प्रभावी आपकी कहानी होगी। कहानी का हमेशा भूतकाल में ही लिखना चाहिए। कहानी अधिकतर भूतकाल की घटना का वर्णन है, तो इसलिए कहानी का जो काल है वो भूतकाल ही होता है। कहानी का अंत आपको स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से खत्म करना है। कहानी के अंत में ऐसी कोई भी स्थिति लाकर नहीं छोड़नी है जिससे कहानी को सुनने वाला पाठक या दर्शक भ्रमित हो जाए, उसके मन में एक शंका आ जाए कि यार ये क्या हो गया। मतलब उसका कहानी का जो मूल उद्देश्य वो है उसको कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करना, परंतु यदि आपका कहानी का जो अंत है वो भ्रामक या एक यूं कह सकते हो डाउटफुल होगा, तो आपका द्वारा जो कहानी का जो महत्व जो प्रस्तुत किया जा रहा था वो कहानी का महत्व पर जो आपका दर्शक है या पाठक है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। कहानी के अंत में मिलने वाली सीख हमेशा स्पष्ट रूप से आपको लिखनी चाहिए। अब कहानी की कुछ विधियां होती है, जैसे कहानी की सहायता से या कहानी के आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, या फिर अधूरी या अपूर्ण कहानी को फिल करना, या फिर चित्रों की सहायता से कोई कहानी करना। आपके यहाँ पर रूपरेखा के आधार पर कहानी आता है, कुछ शब्द दिए होंगे और उन्हीं शब्दों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए आपको एक कहानी का निर्माण करना है। एक कहानी है यहाँ पे जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रयोग लिए गए। उनमें से पहला जो आपका उदाहरण है कि मान लीजिए दो भाई घर में अकेले, फाइल में आतंकियों की जानकारी है, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। अब ये आपकी कहानी है। अब इस कहानी के बारे में आपको वर्णन करना, आपको संकेत बिंदु ऊपर दिए गए, उन्हीं संकेत बिंदुओं को प्रयोग करते हुए आपको एक कहानी का वर्णन करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले कहानी के लिए आप एक उचित पात्र का चयन करेंगे। आपका पात्र कहानी का मुख्य सार मान सकते हैं, क्योंकि पात्र यदि प्रभावी नहीं होगा तो कहानी का जो आनंद है जो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो पात्र भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहानी की संपूर्ण जो रूपरेखा है उसके मध्य या कहानी उसके इर्द गिर्द चल रही होती है। आपका पात्र वही होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आपका पात्र का चयन कर लिया है, वो पात्र मान लो आपने जो कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमेगी उसको आपने अर्जुन नाम दिया है। तो एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई, क्योंकि इसमें पहले बताया कि दो भाई घर में अकेले हैं, तो आपको एक किसी भाई का नाम आपने अर्जुन रख दिया, दूसरे का नाम कुछ भी रख दिया। तो ये दोनों घर में अकेले थे, दोनों घर में अकेले थे और उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। अब देखो फाइल में आतंकियों की जानकारी, तो इसका मतलब पिताजी कोई ना कोई काम करते होंगे या परिवार का कोई सदस्य कोई ना कोई बड़ा काम करता होगा जिसमें आतंकवादियों के बारे में सामान्य जानकारी या उनसे उनको पकड़ने की सामान्य रणनीति इत्यादि की चर्चा हुई हो। तो इनके पिताजी को यहाँ पे पुलिस अधिकारी बताया और वे लाल रंग की एक फाइल घर पर लाए थे। उसमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने यह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी है। अर्जुन जो आपका मुख्य कैरेक्टर है उसको ये पता था कि वो अलमारी में वो आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है। अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी दो आतंकवादी अचानक से उनके घर में घुस गए और बोले लाल फाइल कहाँ है। लाल फाइल अर्थात वो फाइल जो पिताजी ने अलमारी के अंदर पहले रखी हुई है, तो फाइल कहाँ है। तो वो फाइल वो प्राप्त करने आए थे। अब अर्जुन बड़ा चालाक था, जैसा कि आपका टाइटल ही है कि अर्जुन अत्यंत चालाक था। वह बोला कि सैन्य कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी गई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। दोनों आतंकवादी अर्जुन की बात मानकर लाल फाइल को हासिल करने के लिए उस कमरे में घुस गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पिताजी को भी फोन कर दिया। अर्जुन ने दरवाजे का कमरे का दरवाजा था वो बंद किया और पिताजी को तुरंत फोन कर दिया कि दो आतंकवादी आए हैं और उनको इस तरह से कमरे में बंद कर लिया गया है। जल्दी उसके पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंच गए। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़ा दिया।
सभी ने उनकी खूब सराहना की। अब ये हुई आपकी कहानी। इसमें अर्जुन था, अर्जुन ने किस तरह अपनी चालाकी से उन आतंकवादियों के द्वारा जो फाइल प्राप्त करने के लिए उनको धमकाया जा रहा था, उस धमकी को सहन करते हुए या फिर उस धमकी से ना डरते हुए अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उसने किस तरह से वो आतंकवादियों से उस फाइल को बचा लिया, साथ ही उन आतंकवादियों को भी गिरफ्तार करवा दिया। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है कि सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से आप निपट सकते हैं। इसी तरह से अन्य भी कहानियां हैं। अगली कहानी जो आपका संकेत बिंदु है, जैसे बारिश का अभाव, एक भेड़िया, चारागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी पी जाना, भेड़ों का वहां से भाग जाना, ये कहानी है। तो इसमें आपको पता है कैरेक्टर आपको मिल गया भेड़िया, तो यहां पर आप भेड़िए की योजना बना सकते हो। इसके अंदर बारिश नहीं आ रही है और देखो चारागाह में भेड़ों का झुंड आता है, उनके द्वारा जबरदस्ती ये धमकी देना है कि आपने क्या पी लिया है, सारा पानी पी लिया है। तो इस तरह की आपको कैरेक्टर को, संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी बनानी है। इस कहानी को भी आप पढ़ सकते हैं, इस कहानी को भी आप बना सकते हैं। देखिए, एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया, बारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए थे, कहीं पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं उपजा, बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर गए। पास ही के जंगल में एक भेड़िया रहता था। उस दिन वह अत्यधिक भूखा था, भोजन ना मिलने की वजह से वह बहुत दुबला हो गया था। एक दिन उसने जंगल के पास थी चारागाह में भेड़ों का झुंड देखा। एक दिन उस भेड़िए ने जंगल के पास ही जो चारागाह था उसके अंदर भेड़ों का एक झुंड देखा। चरवा उस समय वहां पर नहीं था। चरवा अर्थात भेड़ों को चराने वाला जो उनका मालिक है वो वहां पर नहीं था। वह अपनी भेड़ों के लिए पीने की पानी की बाल्टियां भी छोड़कर गया था। भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा कि मैं इन सब भेड़ों को मारकर खा जाऊंगा। अब भेड़िए ने जैसे ही भेड़ों को देखा तो उसके मन में कुछ योजना आई कि मैं इनको मारकर खा जाऊं, पर आखिर कैसे? मुझे कोई ना कोई योजना बनानी होगी ताकि ये भेड़ें मेरी बातों में आ जाए, वरना ये भेड़ें जल्दबाजी में भाग जाएगी। तो वो सभी भेड़ों से हाथ धो बैठेगा और सारा पानी भी पी जाऊंगा। कौन सा पानी? जो उनके पास बाल्टी में उनका जो मालिक था वो भरकर गया था। फिर वह भेड़ों के पास गया और उनसे बोला कि दोस्तों, मैं अत्यधिक बीमार और चलने फिरने में भी क्या हूं, असमर्थ हूं। क्या तुम में से कोई मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकता है? उसे देखकर भेड़े वैसे तो पहले सतर्क हो गई कि भेड़िया है मतलब दुश्मन है, और दुश्मन है मतलब उससे सचेत रहना है। परंतु तब उनमें से एक भेड़ बोली कि क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने के लिए हरगिज नहीं आएंगे। इतना कहकर भेड़े वहां से, जैसा कि ऊपर बताया, भाग गई। इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़िए की योजना असफल हो गई और बेचारा भेड़िया बस वहां से पछताता रह गया। तो इससे आपको जो सीख मिल रही है वो ये है कि आप अपनी सतर्कता और अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमानी से आप किसी भी कठिन से कठिन खतरे से आप अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से ये और भी कहानियां हैं जिनको आप देख सकते हो। आप साथ ही कहानी में जो मुख्य बात आपको याद रखनी है कि कहानी का अंत, मध्य और प्रारंभ, अंत जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। मध्य जो है कहानी की विषय वस्तु होनी चाहिए। कहानी के प्रारंभ में कहानी की शुरुआत जो है वो जितनी ज्यादा प्रभावी होगी, जितनी ज्यादा रोचक होगी, उतना ही आपकी कहानी की जो शिक्षा है वो प्रभावी और रोचकपूर्ण होने वाली है। अगला जो आपका अंतिम बिंदु है, जो आपको लघु कथा के विकल्प में मिलने वाला है, चाहे आप लघु कथा करिए चाहे ईमेल लेखन करिए। तो ईमेल लेखन अर्थात ईमेल दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और मेल। ई का मतलब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल अर्थात संदेश। कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे विद्युत संदेश। किसी भी विद्युत के माध्यम से, किसी
विद्युतीय उपकरण के माध्यम से किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस माध्यम से भेजा जा सकता है वो माध्यम आपका ईमेल कहलाता है। तो ईमेल में आपको याद रखना होगा कि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के अगर प्रकार की बात करें तो ईमेल दो तरह से होगा, सॉरी ईमेल आपका यहां पर तीन तरह से होगा। पहला आपका अर्ध औपचारिक ईमेल, पहला आपका अर्ध औपचारिक ईमेल, दूसरा आपका औपचारिक ईमेल, तीसरा आपका अनौपचारिक ईमेल। आपके जो सीबीएसई क्लास 10th में जो ईमेल लिया गया है वो औपचारिक ईमेल है। औपचारिक ईमेल औपचारिक पत्र की तरह ही है, केवल इसके प्रारूप में थोड़ा सा जो बदलाव है उस प्रारूप के अनुसार औपचारिक पत्र से आप एक औपचारिक ईमेल बना सकते हैं। अब पहले आप देखते हैं कि अर्ध औपचारिक ईमेल कौन से हैं। अर्ध औपचारिक ईमेल अर्थात किसी सहपाठी या साथ में काम करने वाले के लिए किसी विषय के अंतर्गत लिखा गया जो ईमेल है वो इस श्रेणी में आता है। जैसे उपयोग की जाने वाली भाषा इसकी सरल होती है, मित्रवत और आकर्षक हो सकती है, सील और मर्यादा को बनाए रखते हुए आपको ईमेल लिखना है। दूसरा है आपका औपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल अर्थात एक संस्था प्रधान को लिखा गया ईमेल है। तो मान लीजिए हम किसी प्रकार के व्यापारिक वार्तालाप के लिए एक ईमेल लिख रहे हैं या रचना कर रहे हैं, यह औपचारिक ईमेल की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से आप एक संस्था या आपके मान लीजिए आपके प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनको किसी विषय के बारे में आप जानकारी दे रहे हो विद्युत उपकरण के माध्यम से, जो है चाहे वो आपका इंटरनेट के माध्यम से आप उसकी जानकारी आपके जो प्रधानाध्यापक को देना चाह रहे हो, तो उसमें आप औपचारिक ईमेल के माध्यम से उनको उस विषय की जानकारी दोगे। औपचारिक ईमेल कंपनियां, सरकारी विभाग, स्कूल प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारियों को लिखा गया ईमेल होता है। अब इनफॉर्मल ईमेल ये आपके किसी रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों को लिखा जाने वाला ईमेल होता है। इस ईमेल में सामान्य जानकारी होती है। अनौपचारिक ईमेल लेखन में कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, एक सामान्य चर्चा होती है। अब बात करते हैं ईमेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ईमेल में याद रखिएगा, ईमेल का सबसे पहले विषय स्पष्ट होना चाहिए। ईमेल को लिखते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ईमेल का विषय वो स्पष्ट सटीक होना चाहिए। ईमेल में एक पता होता है, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों की एक ईमेल आईडी होती है जो ईमेल का पता माना जाता है। अल्प शब्दों में ईमेल, देखो अल्प शब्दों को ईमेल में लिखने से बचें। जो शॉर्ट फॉर्म है ईमेल में प्रयोग कतई ना करें। कोई भी टिप्पणी या अपमानजनक बात ईमेल में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। संदेश को एडिट करें। यदि आप हकीकत में कोई ईमेल लिख रहे हैं और वो भी औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं तो उसको एक बार आप जरूर वापस एडिट करके जरूर देखें ताकि उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना ना हो। ईमेल का उपयोग, आखिर ईमेल किस लिए लिखे जा सकते हैं? वैसे अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ईमेल आपका 5 अंक देने वाला है, परंतु सामान्य प्रयोग में ईमेल का क्या महत्व है उसको देखते हैं कि हम दिन के किसी समय किसी व्यक्ति से संपर्क में, देखो ईमेल को आप कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं और वह मेल पढ़ भी सकता है और अपनी सुविधा अनुसार उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उत्तर भी आपको तुरंत दे सकता है। पहले के जमाने में संदेश हुआ करते थे वो कई दिन कई समय उसमें लगता था, परंतु आज ईमेल तुरंत आप यहां से सेंड करिए और जस्ट थोड़ी देर में ईमेल सामने वाले जिसको आपने ईमेल भेजा है उसके मोबाइल, उसके विद्युत उपकरण, उसके कंप्यूटर इत्यादि में वो ईमेल पहुंच जाता है और वो तुरंत उसे पढ़कर आपको प्रतिक्रिया भी दे सकता है। ईमेल को व्यक्ति के समय का सम्मान करने और अनावश्यक संचार से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बिना किसी लागत के किया जाता है यदि सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। यदि आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो आपको ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कोई और अतिरिक्त खर्चा और अतिरिक्त चार्ज या रुपया नहीं देना होता है। ईमेल का उपयोग संचार के साधन के रूप में किया जाता है
जैसे एक विफलता या अपडेट की सूचना देना, निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए टीम की मदद करना, यात्रा के लिए रूट मैप, सफाई या अस्पताल में भर्ती होने के लिए निर्देश इत्यादि उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक कुछ भी और अतिरिक्त विषय आपके औपचारिक ईमेल के विषय हो सकते हैं। देखो, शैक्षिक दृष्टि से परिवेश के लिए, शैक्षिक दृष्टि से प्रवेश के लिए अर्थात आप किसी विद्यालय में या किसी संस्था में आप प्रवेश चाहते हो उस लिए, या फिर किसी विषय में आप विशेष छूट चाहते हो या कोई और सहायता आपको संस्था प्रदान के द्वारा चाहिए, उसके बारे में भी आप ईमेल लिखकर उनको सूचना दे सकते हैं। या प्रवेश के लिए आवेदन करना हो, रिजल्ट प्राप्त करना हो, नौकरी के प्रस्ताव के लिए ईमेल देना हो, इन सभी विषयों के लिए आप ईमेल लिख सकते हो। ये संचार को सुचारू और सरल बनाने में मदद आपकी करेगा। आगे देखते हैं, सबसे पहले मेल को लॉगिन करना है। आखिर ईमेल लिखें कैसे? सबसे पहले ईमेल कैसे लिखें? ये ईमेल लेखन का नहीं, जबकि ईमेल जो राइटिंग है मेन, जो आपका कंप्यूटर, आपका इंटरनेट या आपके मोबाइल इत्यादि है, उसमें आखिर किसी को ईमेल कैसे भेजें, उसकी विधि बताई जा रही है कि सबसे पहले आपको मेल को लॉगिन करना है। कंपोज ईमेल पे जाकर आपको दाईं ओर जो कंपोज ईमेल है उसको जाकर आपको खोलते हैं तो उसके अंदर ईमेल की पूरा एक फॉर्मेट खुल जाता है, जिसके अंदर टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज बॉडी इत्यादि आपके सामने आ जाती है। उन तमाम विषयों की पूर्ति कर कर आप ईमेल को भेज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। यदि आप कोई भी ईमेल भेजते हैं तो ईमेल को आप सेंड बॉक्स में भी आप वापस चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल गया है या नहीं है। दाएं पेज पे सबसे ऊपर फ्रॉम, फिर टू, सब्जेक्ट इत्यादि आपको लिखने होते हैं। एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजने के लिए अल्प विराम देकर उसकी आईडी टाइप कर भेज सकते हैं। सब्जेक्ट में ईमेल का विषय बिल्कुल आपको संक्षेप में लिखना है, काफी विस्तार से बड़ी लाइन करते हुए आपको ईमेल का जो विषय है वो बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पर यदि आपको एक ही ईमेल दो समान व्यक्तियों को एक ही साथ भेजना है तो आप टू के साथ ही सीसी में भी ईमेल की आईडी लिखकर, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आईडी आप उसके अंदर लिखकर आप सीसी का प्रयोग कर सकते हो। सीसी अर्थात कार्बन कॉपी, सीसी अर्थात कार्बन कॉपी। आप जितने लोगों को ईमेल भेजते हो उनको जब ईमेल प्राप्त होता है तब उसमें से किस किस को ये मेल भेजा गया है उसकी सूचना भी दिखाई उसमें देती है। बीसीसी अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप एक से अधिक लोगों को ईमेल एक साथ भेज सकते हो, किंतु बीसीसी में किसे भेजा गया उसकी वहां पर सूचना आपको दिखाई नहीं देती है। परंतु यदि सीबीएसई क्लास 10 जो आपका बोर्ड है उसके आधार पर अगर बात करें तो आपको सीसी और बीसीसी खाली छोड़ना है, उसका कॉलम बनाकर आपको रिक्त छोड़ देना है। आगे बात करते हैं, इसमें जो आपको ईमेल के अंदर कुछ जो टॉपिक है या जो बिंदु है प्रयोग करने हैं उनको देखिए कि ईमेल के प्रारूप में आपको एक तो प्रेषक वर्ड याद रखना है। प्रेषक मतलब ईमेल भेजने वाला, प्रेषक अर्थात ईमेल भेजने वाला। तो मेल भेजने वाले का यहाँ पर ईमेल पता आपको लिखना है। फिर है प्रेषिती अर्थात टू, जिसे ईमेल भेजा जा रहा है तो ईमेल प्राप्त करने वाले का आपको यहाँ पे ईमेल पता लिखना है। सीसी, बीसीसी ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आता है विषय, तो यहाँ पर आप जिस विषय को आधार बनाकर आप ईमेल लिख रहे हो उस विषय का विस्तार से सूक्ष्म रूप में आपको वर्णन करना है। फिर है अभिवादन, जिसको आप महोदय या फिर प्रिय मित्र इत्यादि आप बोलते हो। तो आपका यहाँ पर औपचारिक ईमेल है तो औपचारिक ईमेल में आप ऊपर ही ऊपर आप महोदय इत्यादि वर्ड का प्रयोग करोगे। तो अभिवादन जिसे ईमेल लिखा जा रहा है उसके आदर स्वरूप शब्द लिखना है। इसमें प्रिय, महोदय इत्यादि आप शब्द लिख सकते हो। फिर आपकी मैसेज बॉडी, इसमें विषय संबंधित विस्तार से आपको कुछ वर्णन करना है। समापन आपको कर देना है। समापन में आपके द्वारा ऊपर वर्णित किया गया उसी की समाप्ति आपको करनी है। यदि इसके साथ ईमेल के साथ और कोई फाइल अटैच करने हो, यदि ईमेल के साथ और भी कोई फाइल अटैच करनी हो तो
अटैचमेंट ज्वाइन कर देना है। इसमें आपने जो भी फाइल अटैच की है वो अटैच फाइल की यहाँ पर कॉपी आ जाएगी, और लास्ट में आपको हस्ताक्षर जो आपके नाम होगा वो लिखकर आपको ईमेल की समाप्ति करनी है। अब यदि प्रेषक इत्यादि के बारे में विस्तार से बात करें तो प्रेषक जो ईमेल, देखो यहां आपको अपना ईमेल पता दर्ज करना होता है, क्योंकि प्रेषक कौन हो, आप ही हो। आप पत्र लिख रहे हो, आप ईमेल लिख रहे हो, तो ईमेल को जो लिख रहा है, जो ईमेल को सेंड कर रहा है वो प्रेषक कहलाएगा। तो प्रेषक में आप कोई भी आपकी आईडी लिख सकते हैं, अर्थात जो ईमेल भेजने वाला है उसका ईमेल पता। सेकंड है आपका प्रेषित। यहाँ आपको ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, जो ईमेल को प्राप्त करेगा अर्थात जिससे लिखा जा रहा है उसका कोई भी ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर बनाकर लिखना है। अगर आप किसी कंपनी को ईमेल दे रहे हो तो आपको उस कंपनी का ईमेल भरना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। यदि आप एक व्यक्ति विशेष को लिख रहे हो तो व्यक्ति विशेष की ईमेल आईडी, जबकि एक संस्था विशेष को लिख रहे हो तो संस्था की जो आपकी मुख्य उसकी जो ईमेल आईडी वर्णित है वो ईमेल आईडी का ही आपको वर्णन करना है। सीसी या कार्बन कॉपी जिसको बोलते हो, जब एक ही ईमेल दो या दो से अधिक को भेजना हो तो आप सीसी का प्रयोग करते हो। तो सीसी का आप वहां पे मतलब यदि एक से अधिक रिसीवर हो, एक से अधिक रिसीवर अर्थात सूचना प्राप्त करने वाले, ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो और उनको एक ही संदेश आपको समान रूप से भेजना है तो आपको कार्बन कॉपी वाला ऑप्शन प्रयोग करना है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी की तरह ही इसका भी प्रयोग होता है, पर इसमें ज्यादा लोगों को एक साथ भेजने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ लोगों को, एक या दो या कुछ लोग अगर करने हैं तो आपको सीसी का प्रयोग करना है, जबकि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ भेजना है, मान लीजिए किसी संस्था के द्वारा उसमें काम करने वाले 1 से 2000 वर्कर्स जो है उन सभी वर्कर्स को एक साथ एक ही संदेश भेजना है, चाहे वो दिवाली की बधाई हो या और कोई सूचना हो, तो उसमें आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करेंगे। तो ब्लाइंड कार्बन की तरह ये होती है, और लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखा हुआ ईमेल एड्रेस प्रेषित और कार्बन कॉपी में ईमेल एड्रेस प्राप्त करने वाले का ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जो ईमेल है वो एड्रेस दिखता नहीं है। मतलब यदि आप सीसी में लिखते हो तो किस किस को ये भेजा जा रहा है उसका भी इसमें वर्णन देखा जा सकता है, जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में इसका अभाव हो जाता है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो ईमेल आप क्यों लिख रहे हैं उसका विषय का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ताकि प्राप्त करने वाला ये समझ ले कि आखिर ये ईमेल क्यों भेजा गया है। अभिवादन, एक अनौपचारिक पत्र में अभिवादन का अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आप आपकी बहन इत्यादि को लिख रहे हैं तो आप प्यारी बहन इत्यादि लिख सकते हो। यदि किसी संस्था प्रधान को लिख रहे हो तो महोदय इत्यादि आप लिख सकते हो। फिर मुख्य विषय, जो आपका विषय है उसका आपको विस्तार से वर्णन कर देना है। उसके बाद आपकी फाइल, यदि आप कोई फाइल जोड़ रहे हो तो ईमेल के साथ ही आपको कोई ना कोई फाइल अटैच कर देनी है। और लास्ट में हस्ताक्षर, जो अभिवादन है, जो हस्ताक्षर इत्यादि है उसका आपको यहाँ पे बता देना है। आखिर में आप हस्ताक्षर लिखना आपके लिए परम आवश्यक है। आखिर ये ईमेल किसने लिखा है उसका नाम आपको उसमें वर्णन करना है, अथवा आप अपना नाम वहां पर लिख सकते हैं। अब ईमेल का अगर मैं प्रारूप की बात करें तो आप चाहें तो ईमेल को सामान्य लिख सकते हैं और चाहें तो एक बॉक्स की तरह बना सकते हैं। ईमेल लिखने के लिए कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। ईमेल में सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें 3 तरफ ही लाइन खींचनी है, चौथी तरफ की लाइन आपको पहले नहीं खींचनी है। उसके बाद प्रेषक ये लिखकर आपको एक आईडी लिख देनी है। आप चाहें तो इस तरह से 2 भागों में विभाजित करके भी आप ईमेल लिख सकते हो। मान लीजिए प्रेषक है तो कोई भी ईमेल आईडी आपको कोई भी ईमेल आईडी आपको लिख देनी है।
कोई भी ईमेल आईडी लिखी, उसके बाद आपका एक लाइन से काम खत्म होने के बाद आपको उस लाइन को बंद कर देना है। दूसरा, प्रेक्षिति, अर्थात जिसे भेजा जा रहा है वहां पर भी कोई भी ईमेल आईडी आपको लिख देनी है। और उसके बाद आपको इसको भी बंद कर देना है। उसके बाद प्रेक्षक हो गया, प्रेक्षिति हो गया। उसके बाद सीसी, सीसी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। बी सी सी, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय में जो भी आपका कारण हो उस कारण का वर्णन करते हुए हेतु शब्द लगाकर, हेतु ईमेल, जो भी आपका विषय हो उस विषय का वर्णन कर कर आपको हेतु ईमेल, इस तरह से आपको विषय का वर्णन कर देना। उसके बाद संदेश। अब आपके औपचारिक ईमेल आ रहा है तो आपको यहां पर क्या देना है, महोदय कोमा, फिर सविनय निवेदन है कि, जो भी आपका कारण है वो आपको कारण का वर्णन कर देना है। आखिर ईमेल आपने क्यों लिखा है, सामने वाले से आप क्या मदद चाहते हो, इत्यादि विषयों का आपको वर्णन कर देना है। उसके बाद आप अंत में आपका धन्यवाद इत्यादि बताकर धन्यवाद इत्यादि दिखाकर आप यहां पर प्रार्थी, आप यहां पर इसके नीचे प्रार्थी शब्द लिखकर, आप यहां पे अंत में प्रार्थी शब्द लिखकर आपके हस्ताक्षर कर सकते हो। आप यहां पर अंत में क्या कर सकते हैं, प्रार्थी शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये एक ईमेल का मान लीजिए एक उदाहरण मैंने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। तो इस ईमेल के उदाहरण को देखते हैं। अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए एक निवेदन, ये वैसे तो अनौपचारिक ईमेल है, तो इसका भी आप यहाँ पर एक बार उदाहरण देख लीजिए कि यदि अनौपचारिक ईमेल आ जाता है तो उसको कैसे किया जाए। आपके 10th में औपचारिक ईमेल है, तो अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देते हुए लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। सबसे पहले प्रेक्षक आ गया, प्रेक्षित आ गया, सीसी आवश्यकता अनुसार अर्थात खाली छोड़ना है, बीसीसी आपको खाली छोड़ना है, विषय पार्टी का निमंत्रण, अभिवादन प्रिय राकेश, और मुख्य विषय वस्तु आपको यहाँ पर जैसे ये वर्णन की गई है कि मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि 10 तारीख या 10 जुलाई को स्टार हॉल में मेरे जन्मदिन की पार्टी रखी गई है, जिसका समय रात में इतने बजे तक है, और समापन आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। और इसके साथ ही यदि कोई कार्ड वगैरह आपने बनाया है बर्थडे पार्टी का, तो उस कार्ड को आप अटैच फाइल के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में हस्ताक्षर मुकेश। अब ये है आपका औपचारिक ईमेल। इसका उदाहरण देखते हैं कि शर्मा सोसाइटी के मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु फाइल, यहां पर मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में आपको एक ईमेल लिखना है, जिसमें आपका प्रेक्षक हो जाएगा कोई भी ईमेल आईडी, प्रेक्षिति कोई भी ईमेल आईडी, सीसी बीसीसी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध हेतु एक ईमेल लेखन, अभिवादन में आपको महोदय जी, और मुख्य विषय वस्तु आपकी क्या हो जाएगी,
शर्मा सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर क्या आ रहा है, लगातार फैलता जा रहा है। बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। समापन, मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा करवा लेंगे। साथ ही यदि आप उस नाले की स्थिति से संबंधित कोई फोटो वगैरह अगर सेंड करना चाह रहे हो तो आप अटैच फाइल में दे सकते हैं और लास्ट में आपका सिग्नेचर। इस तरह से आज के जो वीडियो में हमने कंप्लीट आपका जो लेखन खंड है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी, और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में काफी मददगार भी होने वाला है। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को नहीं देख पाया हो तो वह वापस अगर देखे तो वो काफी ज्यादा मददगार उसके लिए होने वाला है। थैंक यू, टेक केयर।